हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस जो टॉपिक है ये यानी हमारा जो लेक्चर है ये आज का जेई मेंस और जेई एडवांस को लेकर है कि जो हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है आफ्टर 12th, जेई मेंस और जेई एडवांस, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, एनसीईआरटी से हटकर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। तो वही उसी के बेसिस पे मैंने ये लेक्चर बनाया पूरा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस है आईआईटीज़ के और उनसे सिमिलर क्वेश्चन जिसमें मैंने प्रैक्टिस करने के लिए भी लास्ट में दूंगा। तो उसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है प्रोग्रेशन, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें जेई मेंस और जेई एडवांस, क्योंकि जेई मेंस का एग्जाम पहले होता है तो जेई मेंस में भी इससे क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन इसके प्रोग्रेशन से आते ही है। और ऐसे ही जेई एडवांस का जब एग्जाम होता है तब भी उसमें प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते ही हैं। टोटल हमारा अगर टॉपिक देखा जाए जेई एडवांस और जेई मेन से रिलेटेड तो हमारा 11th और 12th को मिलाकर 35 टॉपिक्स है टोटल मैथ्स में जो हमारे आते हैं। तो उसी में से एक हमारा टॉपिक है आज का कि प्रोग्रेशन। अब हम 11th क्लास में हमने पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये प्रोग्रेशन के पार्ट है कौन कौन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम उसको एपी और जीपी के नाम से भी जानते हैं। तो हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है उसको कि एपी और जीपी। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है 11th क्लास में तो हम उसको ऐसे ही रिलेट करके चलते हैं कि हम फर्स्ट बार एपी पढ़ रहे हैं या फर्स्ट बार हम क्या पढ़ रहे हैं, जीपी पढ़ेंगे। तो 10th क्लास में तो हम पढ़ के ही हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में नहीं पढ़ा हमने, बट 10th क्लास में हमने एपी तो पढ़ा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इफ सर्टेन क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज बाई सेम कांस्टेंट, यानी कि जो कुछ क्वांटिटीज है, कुछ नंबर्स है, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं बाई सेम नंबर, यानी कि सेम कांस्टेंट से। यानी कि अगर 2 से इंक्रीज हो रहे हैं तो या तो 2 से ही इंक्रीज होगा हर नंबर, और या फिर 2 से डिक्रीज हो रहा है तो हर नंबर क्या हो रहा होगा, 2 से ही डिक्रीज हो रहा होगा। देन सच क्वांटिटीज आर फॉर्म ए सीरीज। तो ऐसे नंबर्स जब हम इनको एक साथ लिखते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं। और इस सीरीज को जहां पर वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं सेम कांस्टेंट से, अगर इंक्रीज और डिक्रीज की बात आ रही है सेम कांस्टेंट से, तो वो क्या बनाते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। क्योंकि प्रोग्रेशन तो बहुत टाइप की हो सकती है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, फिर एपी यानी कि एजीपी, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो बहुत सारी होती है। तो हमें समझना है कि हमारे इंपॉर्टेंस जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमें डेफिनेशन से क्या सिखाती है। तो वो हमें ये सिखाती है कि अगर कोई क्वांटिटीज हमारे पास दे रखी है और वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है सेम कांस्टेंट नंबर से, तो वो क्या कहलाएगी, वो एक सीरीज फॉर्म करेगी। और उस सीरीज फॉर्म को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि और जो जिस कांस्टेंट नंबर से, जिस कांस्टेंट टर्म से या जिस कांस्टेंट नंबर से या जिस कांस्टेंट क्वांटिटीज से वो बढ़ रही है, घट रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उन क्वांटिटीज के बीच का कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई प्रोग्रेशन लिखी हुई है 1 4 7 10। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अब मुझे पहचानना था कि ये जो मेरे को प्रोग्रेशन दे रखी है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो मैंने सबसे पहले, अगर मुझे ऐसा देखना है तो मैंने ये देखा कि ये सीरीज बढ़ रही है या घट रही है। तो मैंने ये देखा कि ये सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो किसी ना किसी नंबर से तो इंक्रीज हो रही होगी। तो मैंने डिफरेंस देखा इनका, और डिफरेंस कैसे देखा, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस देखा। तो जैसे कि 1 और 4 है, तो अगर इनके बीच का मुझे डिफरेंस देखना है तो मैंने क्या किया, 4 - 1, यानी कि आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म किया मैंने, तो वो कितना आया मेरे पास में, 3 आया। तो यहाँ पर 3 मेरा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और क्या बोल सकता हूँ, डिफरेंस को मैं डी से डिनोट कर दिया मैंने, क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा कि डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो वो भी वही रखेंगे अपन कि डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे। ऐसे ही मैं आगे गया और मैंने अब 4 और 7 के बीच में देखा, तो फिर 7 - 4, यानी आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो वो भी कितना आया, 3। यानी कि जो रेशियो, जो यानी कॉमन डिफरेंस है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो अगर ऐसा ये कॉमन यानी कि जो डिफरेंस है वो सेम रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सबके बीच में क्या होता है, कॉमन होता है। यानी कि अगर इधर 3 है, इन दोनों 1 और 4 के बीच में डिफरेंस, तो 4 और 7 के बीच में भी कितना है, 3 है। एंड 7 एंड 10 के बीच में भी कितना है, 3 है। तो अगर डिफरेंस सेम रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और जब अगर कोई भी क्वांटिटी सेम कांस्टेंट से ही बढ़ रही है, देखो हर जो क्वांटिटी 1 के बाद जो बढ़ा, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो 4 आया। 4 के बाद 3 बढ़ा तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 के बाद में 3 बढ़ा तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो हर जो नंबर है वो किससे बढ़ रहा है, सेम कांस्टेंट क्वांटिटी से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है।
तो ये जो हमारी सीरीज होगी ये क्या कहलाएगी, AP कहलाएगी। तो इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही ये जो मैं AP देख रहा हूँ, ये मैंने देख के पता चल गया ये कैसी AP है, जो डिक्रीज हो रही है। अभी AP नहीं है, ये क्या है, प्रोग्रेशन है कि ये प्रोग्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं देख लेता हूँ आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो कितना हो गया -3। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, -3। आगे और चेक करता हूँ, जैसे कि 3 - 6, तो ये कितना हो गया -3। तो ये भी डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हुआ, क्योंकि -3 सेम आया। तो ये सीरीज भी कैसी होगी मेरी, AP होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही यहाँ पे जनरल लिख दिया मैंने, क्योंकि 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि A+D ये क्या होती है, जनरल टर्म हो, जनरल टर्म्स या जनरल सीरीज ऑफ एन AP। तो A+D A+2D। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो A+D -A कितना हो जाएगा, यहाँ से कट के D आ रहा है, और हर ये जो टर्म है वो किससे इंक्रीज हो रही है, D से इंक्रीज हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बात आती है, क्योंकि अपन को कंपटीशन का अगर पढ़ना होता है तो हमें क्या होता है कि बस इम्पोर्टेंट चीज़ें को ध्यान में रखना होता है। हमें ये नहीं है कि थ्योरी पढ़ना है, हम एनसीईआरटी के बेसिस से नहीं चल रहे हैं। हमें क्या होना चाहिए कि बस सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसकी, वो हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो उन प्रॉपर्टीज़ को और उन फॉर्मूलों को क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें उस क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन क्या मांगता है, कोई थ्योरी नहीं मांगता है कंपटीशन का क्वेश्चन। कंपटीशन का क्वेश्चन कहता है कि अपने को जस्ट क्लिक होना चाहिए विद इन 10 सेकंड के, हाँ ये क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा। तो उस 10 सेकंड में हम थ्योरी लिखने नहीं बैठते हैं, हमको जो आ रहा होता है हम फॉर्मूला अटेम्प्ट करते हैं, या फिर डायरेक्ट हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे दिमाग में एकदम से जस्ट क्लिक होना चाहिए। तो जस्ट क्लिक जब भी होगा जब तुम क्या करोगे, उसको एकदम निचोड़ कर पढ़ोगे चैप्टर को। ऐसा नहीं है बुकों में पूरी थ्योरी दे रहे कि हर बुक है, एनसीईआरटी है, देन हम RD शर्मा जाते हैं, ऐसे अलग अलग कई सारी, अग्रवाल की बुक आती है, ऐसे बहुत सारी बुक है, हर किसी में थ्योरी अलग अलग तरीके से दे रखी होगी। तो हम उसको समझने तो बैठेंगे नहीं। अब उतना ही पढ़ ले जितना हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस हमें ये पता होना चाहिए था AP क्या होती है, वो हमें पता चल गया। अब हम AP में डिनोट कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ पे नोटेशन लिख दी सभी के एक साथ में, कि जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी AP की, उसको हम स्मॉल a से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से लिखते हैं, लास्ट टर्म को स्मॉल l से लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को मैं स्मॉल n से लिखता हूँ, और सम ऑफ n टर्म्स को मैं s ऑफ n से लिखता हूँ, यानी कि Sn से लिखता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स। और जो मेरी nth टर्म होती है उसको मैं किससे लिखता हूँ, Tn से लिखता हूँ। अब ये जो मेरे नोटेशन है, ये मेरे पूरे इसी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें सारे नोटेशन मेरे ये ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। अब हमने 10th क्लास में फॉर्मूला भी पढ़ा था, और मेरी आदत ये है कि रिलेट करके चलो। ऐसे ही तुम भी रिलेट करोगे, हाँ हमने 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा, तो हमने अभी तक नई चीज़ कुछ नहीं पढ़ी है, जो भी चल रहा है हमारा पुराना ही चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमें याद रखने में बहुत अच्छी आसानी रहेगी, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रहेंगे, और हम अप्लाई बहुत जल्दी से कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड रिजल्ट जो दे रखे हैं, जैसे कि nth टर्म का, तो nth टर्म मैंने बोल दी Tn, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, A+n-1 इंटू डी। ज़्यादा थ्योरी पर ना जाते हुए हमें डायरेक्ट ये पता है अभी कैसे बना था, ये सब हमें पता है। 10th क्लास में हमने इतना सीखा है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 d होता है। ऐसे ही सम ऑफ n टर्म्स, अगर लास्ट टर्म के रूप में बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A+l, ठीक है, जहाँ a क्या है फर्स्ट टर्म में और l क्या है लास्ट टर्म है। वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स का अगर मैं बात करूँ n के में, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के रूप में फॉर्मूला करूँ तो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a+n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर हमारे पास में एक नया चीज़ आई थी, इन चीज़ों को हमने पढ़ने के बाद में, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं, जो क्वांटिटीज होती है, जो क्या होता है, कोई भी अगर 3 नंबर, हम ये स्टार्टिंग अगर छोटे से होते हैं कि ये जो अर्थमेटिक मीन होते हैं ये किसी भी 2 नंबर के बीच में होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। और इसको हम अर्थमेटिक मीन बोलने का रीज़न क्या है हमारे पास में, कि द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज ए एंड बी इज एक्स। हमने मान लिया कि ए और बी कोई 2 क्वांटिटीज थी, उसके बीच में एक्स क्या है, एक अर्थमेटिक मीन है। तो ये जो तीनों नंबर होंगे ना, ये किस में होंगे, हमेशा एपी में ही होंगे। ऐसा ही अर्थमेटिक हमें मीन ऐसा इनके बीच में रखना है, ताकि ये जो तीनों नंबर्स हो ये तीनों किस में बनने चाहिए, एपी में बनने चाहिए। और अगर एपी में बनते हैं तो हमारा क्या होता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, यानी आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ऐसे ही आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म b - x। तो मैंने
x को यहाँ ले लिया तो कितना हो गया 2x, और a को वहाँ भेज दिया तो प्लस का a, और b भी किसका है प्लस का। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई a प्लस बी अपॉन 2, यानी कि अर्थमेटिक मीन अगर दो नंबर्स a और b के बीच में होगा तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, x इजिकल टू a प्लस बी बाई 2। अगर मैं ऐसी बात करूँ कि जो मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना है n नंबर्स का, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है a1 a2 a3 है, इन सब का मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, a, इसको अर्थमेटिक मीन को मैं हमेशा डिनोट करूंगा कैपिटल A से, तो क्या हो जाएगा समेसन, यानी कि सबका जोड़ जितने भी है अपने पास में नंबर्स उन सबका, और टोटल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स, कितने हमारे पास में नंबर है। इसी में और आगे चलते हैं कि एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज, यानी कि अभी तो मैंने क्या किया था ए और बी के बीच में क्या किया था, एक अर्थमेटिक मीन को अपलोड किया था, एक अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया था। अगर मैं ए और बी के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर दूं तो उनकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट, अगर अकेला था तो अभी क्या हो गया ए प्लस बी अपॉन 2 आ गई वैल्यू, ऐसे ही मेरे पास में एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है तो मैं इनकी वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पे ऐसे ही ये मैंने टॉपिक लिया, इफ बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज ए एंड बी वी हैव टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स, मैंने क्या कर दिया एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया और उन्हें नाम दे दिया x1 x2 एंड डैश 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 xn तक। देन ये ऐसे हो जाएंगे क्योंकि a और b के बीच में इंसर्ट होंगे तो कैसे हो जाएंगे x1 x2 से लेकर xn तक, विल बी इन AP। ये सारे कैसे रहेंगे AP में ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी मैंने बोला था a और b के बीच में अगर मैं x को इंसर्ट करता हूं तो ये तीनों नंबर किस में रहते हैं AP में ही रहते हैं अगर x AM है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ x1 x2 xn क्या है सारे AM है, अर्थमेटिक मीन है। तो A से लेकर B तक जितने भी आ रहे हैं नंबर्स, वो जितनी भी क्वांटिटीज आ रही है सारी की सारी किस में रहेगी AP में रहेगी। और अगर AP में रहेगी तो अब हमारे पास में देखो x1 से लेकर xn कितने तक हमारे पास मीन कितने थे, अर्थमेटिक मीन n नंबर ऑफ थे, और हमने कितने नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में इसको ऐड किया यानी इंसर्ट किया A और B के बीच में। तो अब मैं अगर ये मेरी सीरीज दिख रही है मुझे A से लेकर x1 x2 डैश डैश xn फिर B, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई सीरीज की, देखो n टर्म्स तो वो हो गई, फिर A को मैं इंक्लूड करूँ तो 1 और B को भी इंक्लूड करूँ तो 2, तो कितनी होगी n प्लस 2। तो हमारे पास में टोटल टर्म्स कितनी आ गई n प्लस 2 टर्म्स आ गई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लास्ट टर्म की, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे B है, तो B लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म B कौन सी है NV नहीं है, ये कौन सी है n प्लस 2 है। क्यों है n प्लस 2, क्योंकि n तो अर्थमेटिक मीन थे और दो टर्म पहले से ही थी A और B, A और B, तो मैंने B यहाँ रख दी तो कितनी होगी n प्लस 2। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर्मूले से निकालना होगा तो nth टर्म निकालता हूँ तो कैसे निकालता हूँ a प्लस n माइनस 1 d, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से b की वैल्यू लिख दी मैंने a प्लस, यहाँ की सोल्व करने के बाद 2 माइनस 1 1 n प्लस 1 इंटू डी, तो d की वैल्यू मुझे यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो होता है वो मुझे कितना मिला d माइनस a अपॉन n प्लस 1, क्योंकि ये मेरे काम आएगा जब भी मुझे अर्थमेटिक मीन जो n अर्थमेटिक मीन, मैंने बोल दिया कि मैंने 2 और 15 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन को पुट कर दिया, तो बताओ कि वो 5 अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू बताओ। तो वहाँ पे मैं x1 x2 x3 मानूंगा, तो उनकी वैल्यू मुझे जब फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो मुझे इस टॉपिक का यानी इस फॉर्मूले का मुझे क्या लेना पड़ेगा, सारा लेना पड़ेगा। मैं बोल सकता हूँ कि डी की वैल्यू क्या होगी वहाँ से b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो x1, अब देखो x1 कौन सी टर्म बनी होगी, a क्या है फर्स्ट टर्म और x1 क्या है सेकंड टर्म, और तो सेकंड टर्म होती तो मैं उसको कैसे लिखता हूँ t2 से। और अगर जनरल AP की बात करूँ तो कैसे होती है a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन, तो फर्स्ट टर्म होगी a यानी कि a ही है, और सेकंड टर्म क्या होगी a प्लस डी। ठीक है, ऐसी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 2d, ये यहाँ पे लिखी हुई मैंने। ऐसी nवी टर्म कौन सी होगी, nवी टर्म कौन सी होगी मेरे पास में, क्योंकि n प्लस 1 होगी, क्योंकि a क्या है फर्स्ट टर्म, फिर x1 क्या हो जाएगी सेकंड, फिर x2 क्या हो जाएगी थर्ड, ऐसे xn क्या हो जाएगी xn कौन सी टर्म होगी t n प्लस 1। क्यों, क्योंकि n तो ये हो गए अर्थमेटिक मीन और 1 किसके कारण जो फर्स्ट टर्म a थी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी t n प्लस 1। तो t n प्लस 1 टर्म कौन सी होगी a प्लस एन डी, कैसे फॉर्मूले में पुट कर दो t n प्लस 1 निकालना, तो a प्लस, अगर मुझे n प्लस 1 निकालना है तो फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी n प्लस 1 माइनस 1 इंटू
डी, तो +1 से -1 गया तो यहाँ से टी एन प्लस वन मुझे कितना मिल गया, ए प्लस एन डी। तो यहाँ से मुझे कितने एक्स एन की वैल्यू कितनी मिल गई, ए प्लस एन डी। अगर मुझे x1 चाहिए तो मैं a और d की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। a तो मुझे गिवन था क्वेश्चन में, तो a ये रहा, प्लस d की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो कितनी होगी, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। यहाँ एलसीएम ले लिया n+1 का एंड देन इसको सोल्व किया, तो कितनी आ रही है मेरे पास में वैल्यू x1 की, एन ए प्लस बी अपॉन एन प्लस वन। अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ a और b को, इसमें x1 में मैं अगर a और b को अगर एक्सचेंज कर दूँ, a की जगह b लिख दूँ और b की जगह a लिख दूँ, तो मुझे xn कैसा मिल जाएगा, एन बी प्लस एन बी प्लस ए अपॉन एन प्लस वन। तो ये मेरी कौन सी बन जाएगी, एन बी टर्म बन जाएगी। अभी ऐसा क्यों हुआ, इसका भी रीजन मैंने लिखा हुआ है, इफ वी इंटरचेंजिंग ए एंड बी इन एक्स, यानी कि x1 में अगर मैंने a और b को इंटरचेंज किया, वी गेट xn बिकॉज x1 इज फर्स्ट ऑफ n मीन्स, क्यों, क्योंकि x1 जो है वो मीन का क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट मीन है, वो कहाँ से, बिगिनिंग से देखा जाए तो। और अगर xn जो देखा जाए वो भी तो क्या है, फर्स्ट मीन है, कहाँ से, एंड से। xn भी क्या है, एंड से फर्स्ट मीन है। तो अगर दोनों ही फर्स्ट मीन है, एक बिगिनिंग से और एक एंड से, तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो एक टर्म में तो मुझे x1 मिलेगा और एक टर्म मुझे क्या मिलेगी, xn मिलेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे क्वेश्चंस में बहुत सीधे से डायरेक्ट काम आएंगे, कंसेप्चुअल में डायरेक्ट से काम आएंगे। उसमें है, इफ ईच टर्म ऑफ ए गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज बी इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, यानी कि अगर कोई भी अर्थमेटिक मीन है, यानी कि कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अगर मैं उसमें उस एपी की क्वांटिटीज यानी कि नंबर्स को इंक्रीज करूँ किसी भी नंबर से, यानी कि मैंने किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, या सॉरी इंक्रीज किया यानी कुछ ऐड कर दिया, या मैंने डिक्रीज के लिए कुछ घटा दिया, हर क्या क्वांटिटी में से, या फिर हर क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी कांस्टेंट से, या किसी से डिवाइड कर दिया, तो वो जो रिजल्ट में जो हमारी जो सीरीज आएगी वो भी किस में होती है, एपी में होती है। तुम ट्राई कर सकते हो, जैसे कि 1 3 5 7 ले लिया तुमने, अब क्या कर दिया इसमें से, इस सीरीज में से तुमने कह दिया मैं इसको डिक्रीज करूंगा, तो तुमने क्या किया, किससे डिक्रीज करेगा कि 1 से डिक्रीज करना है, तो मैंने 1 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस किया, 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6। अब जो ये आ रही है क्या एपी है, हाँ 2 में से 0 जा रहा है तो 2 बच रहा है, 4 में से 2 जा रहा है तो 2 बच रहा है, 6 में से 4 जा रहा है तो 2 बच रहा है, तो ये रिजल्टिंग एपी, यानी कि अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ किसी एपी को, तो जो मुझे रिजल्ट में एपी जो सीरीज मिल रही है वो भी किसमें, एपी में है। ऐसे ही अगला पॉइंट A1 A3 A5 A7, अब मैंने टर्म्स कैसे लिए, एक एक के गैप में लिए, यानी कि ओड टर्म्स लिए, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, हम ऐसे टर्म्स को ही डिनोट करते हैं ना, A1 A3 A5, यानी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म। ऐसे ही ये सेकंड क्या हो गया कि सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म विल ऑल्सो फॉर्म एन एपी, ये भी क्या बनाएंगे, एपी ही बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस में, यानी कि अगर फर्स्ट टर्म ली तो फिर इसके बाद कौन सी ले रहे हो, थर्ड टर्म ले रहे हो, फिर थर्ड के बाद फिफ्थ टर्म ले रहे हो, फिर फिफ्थ के बाद सेवन टर्म ले रहे हो, तो इनका जो, जैसे कि अगर एग्जाम्पल से ही सीखना है तो 1 3 5 7 एंड 9, अगर ये कोई एपी थी, तो अब मैंने इसमें से क्या ले लिया, एक एक टर्म को ले लिया, 1 फर्स्ट टर्म ले लिया, थर्ड टर्म को ले लिया, और फिर बाद में कैसे ले लिया, फिफ्थ टर्म को ले लिया, तो क्या ये एपी बन रही है, 5 में से 1 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, तो ये भी क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, अगर इवन टर्म्स लूंगा तो वो भी क्या बनाएगी, एपी, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, 2D हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2D, क्योंकि देखो 1 3 5 7, ठीक है, ये था, तो 1 और 3 का डिफरेंस कितना था, 2, 3 और 5 का 2, और यहाँ 5 और 7 का 2, ऐसे ही 7 के बाद 9, तो 7 और 9 का 2। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने जैसे कि ली फर्स्ट ली, फिर थर्ड ली, और फिर फिफ्थ टर्म ली, तो इनका डिफरेंस किया तो कितना हो गया 4, इसका डिफरेंस किया तो कितना हो गया 4। तो पहले अगर डी था किसी एपी का, तो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने फर्स्ट थर्ड और यानी गैप में लेना स्टार्ट कर दिया, तो उसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने एक एक टर्म को छोड़ा है। ठीक है, ऐसे ही अगर am प्लस एन, am प्लस 2n, am प्लस 3n वाले ऐसे टर्म्स ले रहा हूँ मैं, विल ऑल्सो फॉर्म एन एपी, क्योंकि मैंने इसको क्या है, ये इसलिए समझाया ताकि इस पॉइंट को मैं डायरेक्ट निकाल सकूँ। ऐसे ही हो रहा है कि अगर हम जैसे कि एक एक को छोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, यानी कि अगर हम जा रहे हैं डायरेक्ट दो दो टर्म पे,
कि A1 आ रहा है, फिर A3 आ रहा है, फिर A5 आ रहा है, यानी कि 2 का गैप यानी कि आ रहा है ना अपने बीच में 3 और 1, A1 और A3 के बीच में कितना गैप है 2 का, फिर A3 और A5 के बीच में 2 का, फिर A5 और A7 के बीच में 2 का, ऐसे A2 A4 A6 में भी कितना आ रहा है 2 का गैप आ रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 2D। ऐसे ही अगर कोई AP है AM प्लस N AM प्लस 2N, अगर इसको मैं बात करूँ AM प्लस N में से AM निकालूँ, M प्लस N में से M निकालूँ, शॉर्ट ट्रिक है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि नहीं ऐसे इस कंसेप्ट से हो रहा होगा, कंसेप्ट से होगा तो बड़ा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अपन अभी यहाँ क्या कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो M प्लस N में से M निकाल दिया तो कितना आ रहा है N। तो अब हर जो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके N से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो कॉमन डिफरेंस, जो नया कॉमन डिफरेंस, जो नई AP आई होगी, जैसे कि इसने लिया ना AM प्लस N, तो यहाँ M और N कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, तुम्हारी मर्जी हो सकती है, वो तुम पुट कर सकते हो। और जनरल AP कौन सी चल रही है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अगर हम ऐसे टर्म्स लेते हैं AM प्लस N AM प्लस 2N, तो अगर हम ऐसे कोई भी टर्म्स करके लिखेंगे सीरीज में, तो वो सीरीज AP में ही होगी, और AP में होगी तो उनका कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा ND होगा, क्योंकि N से मल्टीप्लाई हो जाएगा उनका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हमने 10th क्लास में ये भी पढ़ा था कि अगर हमें 3 नंबर्स AP में लेने होते हैं तो हम क्या लेते हैं A माइनस डी A प्लस डी। क्यों? क्योंकि इससे आसानी रहती है इक्वेशन सोल्व करने में। क्योंकि अगर हमें दे रखा होता है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 28 या फिर कुछ भी दे रखा है, तो हम सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से D कट जाता है और A की वैल्यू हमें ईजिली मिल जाती है। तो ठीक है, इसलिए हम ऐसे नंबर्स को मानते हैं। तो 3 नंबर्स होते थे A माइनस डी A प्लस डी। अब हम आगे चलते हैं, अगर हमें 4 नंबर्स मानने हैं तो हम क्या मानेंगे A माइनस 3D A माइनस डी A प्लस डी और A प्लस 3D। बस ये दो ही याद रखना है। ये तो हमें याद है 10th क्लास से, और ये अब 12th या अगर हम कंपटीशन का पढ़ रहे हैं तो ये और याद कर लिया A माइनस 3D A माइनस डी A प्लस डी और A प्लस 3D। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2D का हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 5 टर्म्स माननी है तो क्या करो, तुम जो ये 3 टर्म्स वाली थी ना इनको बीच में लिख दो। ठीक है, और 5 है ना नंबर्स, तो 5 में से क्या कर दो 3 को माइनस कर दो, यानी कि ओनली तुम के A माइनस डी A और A प्लस डी था 3 टर्म्स वाली, तो इसमें से एक पीछे और चले जाओ। A माइनस डी के एक पीछे कितना होता है A माइनस 2D, A प्लस डी के आगे कितना होता है A प्लस 2D। तो ये पांचों किस में आ गए नंबर्स, 5 नंबर्स AP में हो गए। अगर मुझे 6 नंबर्स की बात करनी तो इस बार क्या करो, ये 4 नंबर वाले को उठाओ, 4 नंबर वाले को उठा के यहाँ रख दो। अब A माइनस 3D से 2 पीछे जाओ, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस, यानी कि 2D का है ना, तो 2 पीछे जाओ। तो A माइनस 5D, तो 2 आगे जाओ A प्लस 5D। जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था D का ही था, तो इसलिए हम कितना गए एक ही पीछे गए, और इधर कितने गए 2 पीछे गए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इस AP का कितना था 2 था। तो इससे क्या है कि ये थोड़ा इजीली मेथड से याद रहता है कि हाँ यार हम अब इजीली, नहीं तो रटने बैठेंगे हर किसी को याद करने बैठेंगे तो नहीं। 3 नंबर वाले को याद रखा और एक 4 नंबर वाले को याद रखा। 3 नंबर वाला है, अगर 5 नंबर चाहिए 3 वाले को बीच में रख दो, एक पीछे जाओ एक आगे जाओ। ठीक है, ऐसे ही 6 नंबर चाहिए तो 4 वाले को बीच में, पूरे चारों को बीच में रख दिया, 2 पीछे गए और 2 आगे गए, तो खत्म हो जाएगा वहीं पे। अब जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है AP की, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है AP की, बहुत ही अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, दिमाग में रख लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगी। और अभी मैंने जो क्वेश्चंस कराए उसमें डायरेक्ट से अप्लाई हो भी रही है। इन एन AP द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कॉन्स्टेंट। ये क्या बोल रहा है, किसी भी AP में सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग और एंड, जो क्या है इक्वी डिस्टेंस है बिगिनिंग से और एंड से। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बिगिनिंग से दूसरी बात कर रहा हूँ, तो लास्ट से भी कौन सी बात करूंगा, लास्ट से भी दूसरी ही बात करूंगा। तो उन दोनों का सम क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि A1 प्लस AN लास्ट टर्म के। अगर मैंने बोला है कि ये सेकंड टर्म ले रहा हूँ बिगिनिंग से, और लास्ट से भी कैसी लेनी पड़ेगी मुझे N माइनस 2 लेनी पड़ेगी, यानी कि दूसरी छोड़ करके। ठीक है, तो इनका जो सम होता है ये दोनों इक्वल होते हैं, और इसका जो सम होगा वो क्या होता है कांस्टेंट भी होता है, और इसके इक्वल भी होता है A1 प्लस AN के फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगले पॉइंट में चला कि एनी टर्म ऑफ एन AP एक्सेप्ट फर्स्ट, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। अगर हमें किसी भी कोई AP दे रखा है और मुझे कोई वैल्यू निकालनी किसी की, ठीक है, एनी टर्म, किसी भी टर्म की मुझे वैल्यू, जैसे कि मेरे को AN वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये हाफ होगी किसकी हाफ होगी
सम ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट, यानी कि एन से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि अगर एन से अगर ए एन बीच में है तो एन के अगर इस साइड जा रहा हूँ तो भी, अगर मैंने बोला कि मैं के टर्म्स इस साइड जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कितनी होगी, एन माइनस के कोई टर्म होगी। ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया के टर्म्स आगे जा रहा हूँ तो कितना हो गया, एन प्लस के, तो इन दोनों का सम का हाफ इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ए एम ही है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर ए एम जो होता है दो नंबर्स के बीच का, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो ये ट्रिक तुम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो इजीली। ऐसे ही ए एन है, मुझे ए एन निकालना है, कब, जब मैं एक पीछे जा रहा हूँ और एक आगे जा रहा हूँ, वो मेरी मर्जी है ना कि कितना पीछे जा रहा हूँ कितना। किसी ने बोला कि यार देख ये जो सीरीज है 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन चल रही है, ये तो मुझे पता था। ऐसे ही मैंने बोल दिया A1 प्लस A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, यार A3 निकाल यार, कब, जब तू दो पीछे जा रहा है और दो आगे जा रहा है, तो मैं कैसे निकालूंगा A3 की वैल्यू, दो आगे जा रहा हूँ तो हाफ, दो पीछे भी जाऊंगा तो क्या मिलेगा A1, और दो आगे जाऊंगा तो A5, तो A1 प्लस A5 को जो ऐड करके और डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, A3 टर्म। ये कब काम आती है, जब डॉट 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 लिखे हुए होते हैं, तो कुछ टर्म्स लिखी हुई है आगे और पीछे की और बीच की मिसिंग कर दी, तो वहाँ पे इजीली अगर सोचने बैठने से अच्छा है कि डायरेक्ट अप्लाई कर दो ना। ठीक है, ऐसे ही अगला पॉइंट है कि अगर हमें nth टर्म निकालनी हो, अगर जब सम गिवन होता है एपी का, तो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म, अगर मुझे nth टर्म निकालनी है कैसे लिखूंगा, सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस टर्म, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है सम एंड डिफरेंस ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू एपीज विल फॉर्म ए सीरीज। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर दो डिफरेंट एपीज दे रखी है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 3 5 7 9 ले ली मैंने, कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने सेकंड एपी ले ली 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अभी बोल रहा है सम एंड डिफरेंसेस ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू एपीज, यानी कि अगर फर्स्ट टर्म ले रहे तो फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ और फिफ्थ फिफ्थ, ये होगी करेस्पॉन्डिंग टर्म। अगर इनका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं, अब अपनी मर्जी है। मैंने कहा सम कर रहा हूँ तो 1 और 2 3, 4 और 3 7, 5 और 6 11, 7 और 8 कितना हो गया 14, और ऐसे 9 और 10 कितना हो गया 19। तो कह रहा है वो भी जो अगर सम करके बना रहे हो वो भी क्या बनेगी, एक एपी बनेगी। चेक कर लेते हैं, 7 में से 3 गया 4, 11 में 7 गया 4, 14 में से, यानी कि ये कितना हो गया 7 और 13 15 होगा, सॉरी 15, तो 15 में से 11 गया 4, ऐसे 19 में से 15 गया तो 4। तो क्या डिफरेंस सेम रह रहा है, हाँ से सेम रह रहा है, यानी कि ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, तो यानी कि अगर दो एपीज है और उनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिजल्टिंग में क्या मिलता है, एपी ही मिलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो मैंने यहाँ लिखे हैं। इफ़ टी एन, कोई भी जो अपनी एन टर्म होती है वो कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। कभी भी कहीं भी देखना, अगर हमें एन टर्म दे रखी है, तुम यहीं देखने ही क्यों जाओ, यहाँ ही देख लो, ए प्लस एन माइनस वन डी, फॉर्मूला यही होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये कैसा है, लीनियर है, क्योंकि एन की पावर कितनी है 1। तो हमेशा जो टर्म का फॉर्मूला होता है, जो टर्म की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, एन में होती है, और कैसी होती है, लीनियर होती है। ठीक है, दैट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन एन एंड इट विल बी फॉर्म एन एपी ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो होता है ये अपन शॉर्ट ट्रिक से निकाला है। अगर कभी भी अगर अपन को एन टर्म ऐसे दे दी, देखो जैसे कि 2n प्लस 1, ठीक है, ऐसे कोई एन टर्म है, तो एन का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा अपना क्या बताएगा, कॉमन डिफरेंस को बताएगा। ठीक है, ये अच्छा है कि डायरेक्ट हमें पुट नहीं करना है, इससे क्या रहता है, याद रहता है अच्छे से, तो हम क्लिक कर सकेंगे और हमारा टाइम कंज्यूम होगा। तो जो भी एन का जो कोफिशिएंट है यहाँ क्या है, पी है, तो हमारा क्या आएगा, पी क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा। जैसे कि हमें टी एन दे रखा है 3n प्लस 4, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और फर्स्ट टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1, 3 प्लस 4 7। अब हमारे पास डी है और ए है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म पूछेगा तो वो इजीली हम बता सकते हैं। ऐसे ही अगर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला दे रखा हो, वो भी क्यों एन स्क्वायर में क्यों है, देखो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है,
n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हम ब्रैकेट जब वो इसका ओपन करते हैं, 10th क्लास में खूब सारे क्वेश्चन किए हमने, इसमें 11th में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और करेंगे भी। तो n जो हो रहा है n इन मल्टीप्लाई विद n हो जाएगा, तो जो सम ऑफ n टर्म होती है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। कैसी बनती है? क्वाड्रेटिक, यानी कि पावर कितनी रहती है? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वो किस फॉर्म में होती है? an स्क्वायर प्लस bn प्लस c में। तो इसमें अगर हमें कॉमन डिफरेंस को पता करना है शॉर्ट ट्रिक से, तो जो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको डबल कर दो, तो d क्या हो जाएगा? n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल। यही क्या होता है? हमारे कॉमन डिफरेंस होता है। अगर d मिल जाएगा तो यहाँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म कर लूंगा और ऐसे ही मेरे पास में वैल्यूज मिल जाएगी। अब ये कहाँ से आया होगा देख लेते हैं कि जो tn होता है इसका यूज कर लिया प्रॉपर्टी का, tn इक्वल टू sn माइनस sn माइनस वन, यानी सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म। पुट कर दिया, n टर्म का फॉर्मूला ये रहा, और n माइनस वन का कैसा आ जाएगा? n को किससे रिप्लेस कर दूंगा? n माइनस वन से कर दिया रिप्लेस, ब्रैकेट ओपन किया, n माइनस वन का होल स्क्वायर खोला, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन, और ये n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का bn माइनस का प्लस का b और c। ठीक है, ये सारा हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, इनको देखा, ब्रैकेट ओपन किया, सारा तो कट गया, an स्क्वायर से an स्क्वायर कट रहा है, इजीली कट रहा है। मेरे पास में जो वैल्यू मिली वो कैसी मिली? 2an माइनस a प्लस b लीनियर इन n। वापस से क्यों लीनियर? तो आएगी क्योंकि tn है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, और nth टर्म है तो कैसी आएगी? लीनियर आएगी। तो इसमें n का कोफिशिएंट क्या होता है? d होता है। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 2a आ गया। ऐसे ही अगर मुझे mth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड निकालनी हो, कि मैंने बोला कि यार mth टर्म निकालो कहाँ से? पीछे से। जैसे मैंने बोल दिया 10 टर्म है टोटल, तो मुझे पीछे से 4 टर्म निकालो, तो वो कौन सी होगी? तो उसी में ये होता है कि कैसे निकालेंगे हम? लेट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP, लेट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP ऑफ n टर्म्स बी a एंड b रेस्पेक्टिवली। तो एक AP ले ली हमने जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है? a और b है। ठीक है, तो tm फ्रॉम बिगनिंग, तो मैंने कहा कि मुझे पहले मैं mth टर्म निकालता हूँ बिगनिंग से, तो वो कितनी हो जाएगी? a प्लस m माइनस वन इंटू डी, क्योंकि nth टर्म निकालते हैं तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, mth टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही अब जो लास्ट टर्म है, क्योंकि a और b फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है? a और b है ना, तो लास्ट टर्म क्या होगी? b। तो इसमें फॉर्मूला पुट किया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? क्योंकि मेरी जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितना n ही है, तो मुझे जो tn अगर बोलो nth टर्म होगी वो कैसे होगी? a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगी, और जो लास्ट टर्म है वो है क्या? b है। तो यहाँ से b की वैल्यू ये मिल गई, तो मैंने यहाँ से d की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई? b माइनस ए अपॉन n माइनस ए। ऐसी ही अगर बात करूँ tm फ्रॉम एंड, mth टर्म अगर मुझे एंड से निकालनी, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे निकाली? बिगनिंग से, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी होगी। ऐसे एंड से निकालनी है, तो मैंने क्या कर दिया? AP को ही उल्टा कर दिया, जो a से डैश 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 b तक चल रही थी, अब वो क्या चल रही है? b से डैश 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 a से चल रही है, क्योंकि मुझे b से ही तो निकालनी है mth। तो मैं अगर b से निकालनी है तो मैं AP को क्या कर देता हूँ? उल्टा कर देता हूँ। तो उल्टा करते ही अगर जो d से बढ़ रही थी वो अब क्या होगी? d से डिक्रीज होगी, यानी कि पहले कॉमन डिफरेंस अगर d था तो अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? माइनस डी होगा। ठीक है, तो यही लिखा। तो a, क्योंकि mth टर्म निकाल रहा हूँ तो क्या होगी? a प्लस m माइनस वन इंटू डी होगा। तो a क्या है? फर्स्ट टर्म क्या हो गया? अब b हो गया, b प्लस m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस डी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर b और माइनस डी, तो ये मेरी mth टर्म आई। ठीक है, अब देखो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, कि कैसे निकाल सकते हैं? कि ऑल tm फ्रॉम एंड, यानी कि mth टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकाल सकते? t n माइनस m प्लस वन फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं nth टर्म का, tn इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो अभी भी यूज़ कर सकते हैं अपन। बस वहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे? n माइनस m प्लस वन लिख देंगे, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू वही जो हमें चाहिए। ठीक है, ये तुम प्रूव भी कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? d की वैल्यू पुट कर देना, जब ये निकालोगे ना tn n माइनस m प्लस वन, उसमें d की वैल्यू ये पुट कर दोगे ना, तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, b माइनस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि अगर हमें कभी भी mth टर्म एंड से निकालनी है तो हम क्या करेंगे? tn माइनस m प्लस वन टर्म कैसे निकालेंगे? बिगनिंग से निकालेंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे मैंने वही किया, एग्जाम्पल में लिया, देखो इफ़ देर बी 10 टर्म्स, हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है, 10 टर्म्स है, देन T4 फ्रॉम एंड से T4 निकालनी है ना, तो देखो टोटल टर्म्स कितनी बन गई, वो क्या होगी, वैल्यू n होगी। ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है मेरे पास में, 10 है। ठीक है, n होगी टोटल टर्म, और कौन सी टर्म निकालनी है, वो क्या होती है, mth टर्म। mth टर्म फ्रॉम एंड, कौन सी चाहिए इसको, फोर्थ टर्म चाहिए एंड से, तो 4। अब मुझे निकालनी है फोर्थ टर्म, तो क्या लिखूंगा, T4 इक्वल टू n माइनस एम प्लस 1। तो T, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, m की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस 1, 10 माइनस 4 6, 6 प्लस 1 7, तो कितना आ गया, T7। तो T7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगी, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड होगी। अब कुछ क्वेश्चन है इनके ऊपर बेस्ड, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिक है बिल्कुल, जिसमें एक ही क्वेश्चन में सारा आ जाएगा, सारे जो फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं अपन ने वो सारा आ जाएगा। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 1। फिफ्थ टर्म कितनी है, 1 है। वेयर इज द 31st टर्म कैसी है, -77 है। तो फाइंड इट्स 20th टर्म। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं अपन, तो इसकी 20th टर्म निकालो। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो टी फिफ्थ है ना, फिफ्थ टर्म में यानी कि एक कम कर दो, क्योंकि क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है एन टर्म। अगर एन निकाल रहे तो एन माइनस वन करते हैं। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो क्या करूँगा, 5 में से एक 4 निकाल दूंगा, तो ए प्लस 4d। ऐसे ही 31st टर्म निकाल रहा हूँ तो कैसे लिख दूंगा, ए प्लस 30d। लिख दिया, दोनों इक्वेशन बना ली। ए प्लस 4d इक्वल टू 1 और ए प्लस 30d इक्वल टू -77। दो इक्वेशन, दो अननोन, सोल्व कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर दिया, ए से ए कट गया। यहाँ से मुझे डी की वैल्यू कितनी मिल गई, -3। अब इस डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मेरे पास में ए की वैल्यू कितनी मिल गई, ठीक है 30। तो मुझे अब T20 निकालना है, तो T20 कितना हुआ, एक कम, ए प्लस 19d। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, -3। यहाँ पुट करते ही मेरे पास में 20th टर्म क्या आ गई, -44। ऐसे ही ये कह रहा है फाइंड इट्स 20th टर्म एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, यानी सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता अपन को, तो n की जगह कितना रख देंगे, 15 रख देंगे, क्योंकि 15 टर्म्स का सम चाहिए। a की वैल्यू पता है कितनी है, 13 है, और d की वैल्यू भी पता है कितनी है, -3 है। पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास में। कैसे आया, ये यहाँ पे मैंने सोल्व कर रखा है पूरा। ऐसे ही ऑल्सो फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज इज -17। कौन सी टर्म -17 होगी, तो निकाल देते। मैंने मान लिया एनवी टर्म क्या होगी, -17 होगी। तो फॉर्मूला लिख दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी, और ये था ही सही। सोल्व किया इसको, यहाँ से मुझे एन की वैल्यू कितनी मिल गई, 11 मिल गई। तो यानी कि ये कौन सी टर्म है, 11वीं टर्म है जो -17 होगी। ऐसे ही एंड सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स विल बी 20। कितनी टर्म का सम कितना होगा, 20 होगा। तो मैंने क्या मान लिया, एन टर्म का सम कितना होगा, 20 होगा। फॉर्मूला पुट कर दिया, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से मैंने क्या किया, ए की वैल्यू, और यहाँ से मैंने डी की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, सोल्व किया, यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक मिली इक्वेशन। इसको यानी कि मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म स्प्लिट वाला कर दिया, फैक्टराइजेशन मेथड या कुछ भी बोलूँ मैं। तो कितना हो गया, 24 इंटू 5 करूँगा तो 120 आता है, 40 इंटू 3, और 24 और 5 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, कितना 29 आएगा। यहाँ से किया, यहाँ से मुझे दो वैल्यूज़ मिली एन की, एक तो 8 और एक एन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5/3 मिलेगी, जो कि क्या इंटीजर नहीं है। तो हम क्या, टर्म हमारे क्या होती है, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे होती है, यानी कि इंटीजर होती है। तो हमारा जो दूसरा है n इक्वल टू 5/3, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कौन सा रह जाएगा, n इक्वल टू 8 रह जाएगा। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स इन AP, कोई AP A4 A1 A2 A3 डैश डैश डैश, इट इज़ नोन दैट। हमें क्या फाइंड करना है कि 24 टर्म्स का, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है, और हमें गिवन क्या है, ये गिवन है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 A20 प्लस A24। ये जो हमें गिवन है कितना है, 225 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। अरे ये क्या हो गया, इतना सा, यानी कि इतनी सी इस चीज़ से हमें क्या करना है, पूरा सम ऑफ 24 टर्म्स चाहिए, जिसके लिए तो क्या क्या चाहिए होगा हमें, हमारे दिमाग में आता है ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। एन तो चलो दे रखा है, ए और डी कहाँ से निकालेंगे, तो वहाँ नहीं जाना है। अब हमें ये सोचना है कि उसने दिए क्या रखा है, उसने क्या दे रखा है, एक सीरीज़ दे रखी है, उनका एडिशन हो रखा है, वो 25 दे रखा है। तो मैं यहाँ क्या लगा सकता हूँ, प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती थी मेरी, प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती थी
इन एन एपी द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड, यानी बिगनिंग और एंड से जो सेम डिस्टेंस पे है उनका जो सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इक्वल टू किसका होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ करनी है कि क्या किया मैंने कि a1 प्लस a24 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, जो बिगनिंग और एंड से जो क्या है वो इक्वी डिस्टेंस होगी। a5 क्या है, सेकेंड है, और a20 क्या है, पीछे से भी सेकेंड है, तो a5 प्लस a20 के इक्वल होगा। ऐसे ही a1 प्लस a24 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम किसके बराबर, इक्वी डिस्टेंस। तो यहाँ से a10 कौन सा है, थर्ड नंबर पे है, तो पीछे से a15 भी कितना है, थर्ड नंबर पे, तो a10 प्लस a15 का सम भी कितना हो जाएगा, a1 प्लस a24। अब अगर तुम सोचोगे कि a5 और a20 का सम भी कितना हो रहा है, a1 प्लस a24, a10 और a15 का सम भी कितना हो रहा है, a1 प्लस a24, और बच भी क्या रहा है, a1 प्लस a24, यानी कि कितनी बार रिपीट हो गया, 3 बार रिपीट हो गया a1 प्लस a24। तो कितना हो गया, इसको इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू a1 प्लस a24 का सम कितना दे रखा है, 225। सोल्व किया इसको, 3 डिवाइड में आ गया 75। अब देखो सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं अपन, n/2, n कितना हो गया 24/2। अब देखो a प्लस एल, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितनी है a1, और लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या गिवन है इस एपी के हमें 24, तो a1 प्लस a24, क्योंकि लास्ट टर्म क्या होती है a प्लस एल, और ये हमें जो एपी है वो ये रही, ये गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसका निकाल दिया, तो a1 प्लस a24, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी 75, ये इस वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 900। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच एक सीरीज है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस n टर्म्स एग्जिट्स 1000, यानी कि n की ऐसी वैल्यू जिसमें इस पूरा जो सम है वो किसको एग्जिट करे, 1000 को एग्जिट करे। तो अगर हमको इसका सम निकालना है तो मैंने लिखा Sn कितना 3 प्लस 6 प्लस 9, मैंने अगर 3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास में क्या बचती है 1 प्लस 2 प्लस 3, सम ऑफ नेचुरल नंबर 11th क्लास पढ़ा है हमने, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अगर नहीं पढ़ा है तो कितना होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n, कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ठीक है, वो यहाँ रख दिया, वो किससे बड़ा होना चाहिए, 1000 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 चलेगा। ठीक है, अब मैंने इसको सोल्व करना है, तो क्या करा, 2 को वहाँ भेज दिया और 3 को डिवाइड में भेज दिया, तो n इंटू एन प्लस 1 किससे बड़ा होना चाहिए, 2/3 1000 से। जब मैं इसको सोल्व करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये आएगा 666.9। अब n इंटू एन प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस n है ये। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ मैं, यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि भाई प्लस 1/4 ऐड कर दिया और माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा मेरा क्या बन गया, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 को मैंने क्या कर दिया, सामने भेज दिया, और सामने वो होके क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब दोनों साइड क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट, तो यहाँ क्या बच गया n प्लस 1/2, 666.9 का स्क्वायर रूट किसके पास जाएगा, क्योंकि 6 अपना 625 होता है, 25 का स्क्वायर, तो उसके आसपास ही जाएगा। तो 25 पॉइंट अगर अपन कुछ करेंगे, अगर हमें वैसे पॉइंटों में आंसर चाहिए नहीं तो हम अप्रोक्स मान सकते हैं, तो अप्रोक्स निकालेंगे 25.8 के आसपास जाएगा, प्लस 1/2 को वहाँ भेज दिया, यानी कि 0.5 वहाँ जाएगा, तो कितना आ रहा है 25.3। तो n बड़ा होना चाहिए 25.3 से, यानी कि अगर मैं सही करूँ तो n किससे बड़ा होना चाहिए, 26 से। अगर 25 से बड़ा होगा, 25 होगा, 25 होगा, तो वो 1000 को एग्जिट नहीं करेगा। तुम खुद चेक कर सकते हो, उसमें 25 पुट करके देखोगे नहीं आएगा आंसर। अगर 26, क्योंकि बड़ा होना चाहिए ना, इस नंबर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। 25.3 से बड़ा नंबर इंटीजर क्या है, 26 है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। ऐसे ही कोई एपी दे रही है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज, लोग का क्वेश्चन था इसलिए मैं ले लिया है, तो क्वेश्चन इजी, लोग ए प्लस लोग ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस लोग ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस लोग, इसका मुझे क्या निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, सम निकालने के लिए मेरे पास में ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। ए तो मेरे पास में लोग है, सबसे पहले मैंने ये चेक करना है कि ए पी है क्या, तो ए पी है, तो देखता हूँ सेकेंड टर्म लोग ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस, यानी कि लास्ट टर्म यानी कि आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म लोग ए अपॉन
डी, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाए, सॉरी, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन बी, तो ये बाई होगा तो कितना हो जाएगा, बी अपॉन log ए, सॉरी log ए ही है ना, बी नहीं है, log ए स्क्वायर बाई बी माइनस log ए, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए, तो ए से ए कट जाएगा, तो मेरे पास में कितना रह गया, log ए अपॉन बी। तुम चेक कर सकते हो इसको, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो इजीली। तो क्या रहेगा, जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा log a अपॉन बी के, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स किया, n बाई टू log a, वैल्यू पुट कर दी मैंने, 2a की वैल्यू log a, ऐसे ही n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू ये पुट कर दी, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। n इंटू log a बाई बी माइनस 1 इंटू log a बाई बी और 2 log a, ठीक है। n log a बाई बी प्लस 2 log a, यहाँ से log m बाई n को क्या लिख सकता हूँ, log m माइनस n, सोल्व किया ये आ गया, फिर वापस log m माइनस n को क्या लिख सकता हूँ, log m बाई n, तो ये मेरे पास सम ऑफ n टर्म आ जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है मेरे पास में जो IIT 1998 में आया है, लेट टी आर विद आर एथ टर्म, कि मान लिया कि टी आर क्या आर एथ टर्म है किसी एपी की, ठीक है। इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m और n, कोई पॉजिटिव इंटीजर है m और n, तो जो mth टर्म है वो 1/n है और nth टर्म है वो 1/m है, तो हमें mnth टर्म निकालनी है, कौन सी, tmn टर्म निकालनी है, और कोई tmn टर्म निकालनी है, मुझे a भी चाहिए और d भी चाहिए मेरे पास में, तो वो कहाँ से मिलेंगे, जो यहाँ पे गिवन है हमें जो रिलेशन। तो mth टर्म किसके इक्वल होती है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल है, 1/n के। ऐसे ही nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल होगा, 1/m के इक्वल होगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दिया, पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया, a से a कट जाएगा, ठीक है। m माइनस वन डी माइनस n माइनस वन इंटू डी, 1/n माइनस 1/m, एलसीएम ले लिया, mn एलसीएम आ रहा, तो m माइनस n हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर इसको सोल्व किया, ब्रैकेट ओपन किया, कट गया ये, तो यहाँ से मुझे जो d की वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी, 1/mn। ऐसे ही d की वैल्यू को मैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, a प्लस m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1/mn इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो ये पूरा कहाँ चले गया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस का हो गया, ये एलसीएम ले लिया mn, और मेरे पास में क्या बन गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn, ठीक है। अब मुझे a भी पता है और d भी पता है, d की वैल्यू भी पता है, तो मैं tmn टर्म निकालता हूँ। tmn टर्म क्या होगी, a प्लस mn माइनस वन, क्योंकि क्या होता है, ये जो यहाँ होता है n माइनस वन इंटू डी होता है, तो n क्या है अभी अपना mn माइनस वन इंटू डी, ए और b की वैल्यू, d की वैल्यू पुट कर दी, 1/mn करी पुट यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 1, और ये कितना माइनस का 1/m, ये कट गया, तो tmn कितना आ गया मेरे पास है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए प्रैक्टिस से, कई क्वेश्चंस जो तो सिंपल है, जैसे कि वो तो डायरेक्ट दे रखे हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस में कुछ थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं ये बच्चों से नहीं हो पाएगा, तो मैंने उसमें क्या कर दिया कि हिंट दे दी इस टाइप में, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था वो मैंने करवाया क्वेश्चन सेकंड उसके जैसा ही है, यहाँ पे मैंने हिंट दे दिए कि क्या कैसे क्या करना है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जो जो क्वेश्चन मुझे लगा हिंट देने के लिए मैंने वो हिंट दे दिए, ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो मेरे को तो करवाना ही है, अगले लेक्चर में मैं इसका डीपीपी का पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा। 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो कि पिछले IITs में आ रखे हैं और जेई मेंस में आ रखे हैं, और उनके मैंने क्या कर रखे हैं, यहाँ आंसर्स भी लिख रखे हैं। जो प्रूव वाले हैं उनके तो आंसर नहीं है, जो विदाउट प्रूव है उन सब के मैंने क्या कर रखे हैं, आंसर भी लिख रखे हैं, तो तुम चेक कर सकते हो। यहाँ जो ये लिखा है ये है 1470, सही से दिख नहीं रहा है, ये क्या है 1470, 105 फिफ्थ जो टर्म है वो कितनी है 1470, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी आती है, डाउट आता है, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या तुम्हें डाउट आ रहा है या फिर कौन से क्वेश्चन तुम्हें नहीं हो रहा है। थैंक यू।